सो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7th वेदिका हिंदी का चैप्टर 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पानी का चक्कर। तो ये पानी का चक्कर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका सार है कि हमारे आसपास विज्ञान और उसकी द्वारा आविष्कारित की गई वस्तुएं स्थित रहती है, इसका हमें पता नहीं होता। ठीक है, विज्ञान ने किस प्रकार से मानव जीवन को सरल एवं उपयोगी बना दिया गया है, ये भी हम जानेंगे समझेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में पानी से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, पानी के विषय में बहुत सारी बातें जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। ठीक है, तो उसका अध्ययन हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पानी का चक्कर। रमन श्रीवास्तव के यहाँ आज फिर बच्चे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ। ठीक है, उसी दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए रमन श्रीवास्तव, जिन्हें बच्चे प्यार से क्या बुलाते थे, अंकल बुलाते थे। ठीक है, वह हर शनिवार को अपने यहाँ एक विज्ञान गोष्ठी रखते थे। गोष्ठी मतलब एक प्रकार की सभा, ठीक है, या फिर मीटिंग। इस गोष्ठी में ज्ञान विज्ञान की तरह तरह की बातों पर चर्चा होती थी। सभी बच्चे आ गए थे, सिर्फ रमेश का ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रमेश भी आ जाता है। ठीक है, देरी से आने के कारण माफ़ी मांगते हुए बोला, कौन, रमेश। अंकल, देर से आने के लिए मुझे खेद है, मतलब इसकी क्षमा याचना करता है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं देर से आया हूँ, लेकिन दरअसल मुझे नहाने में देर हो गई है। ठीक है, ये समस्याएं नॉर्मली सभी बच्चों को आती है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, गर्मी में पानी की कमी की वजह से ठीक से पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, इस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा होती है। ठीक है, तो अंकल, देर से आने का मुझे खेद है, दरअसल मुझे नहाने में देर हो गई। हमारी तीसरी मंजिल के प्लेट में वैसे भी पानी कम चढ़ता है। ठीक है, पहली मंजिल में चढ़ जाता है, दूसरे में चढ़ जाता है, लेकिन तीसरे में चढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी बहुत कम चढ़ता है, और अब तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। इस प्रकार रमेश की बातें सुनते हुए रजत अंकल बोले, यह तो महानगरों में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है, मतलब हर व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, भूजल मतलब धरती का जो जल स्तर है, वह स्तर भी नीचे होता जा रहा है, इसलिए पानी को खर्च करने के मामले में हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर जल संरक्षण मतलब जल को इकट्ठा करना जल संरक्षण कहलाता है, तो जल संरक्षण की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो पानी की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने मुँह बाएं खड़ी होगी। मतलब पानी ना होने के कारण ये इन समस्याओं का हमें बार बार सामना करना पड़ेगा। आजकल वर्षा संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग, अब ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जल को एकत्रित करने की एक विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक को अपनाए जाने की दिशा में भी काफ़ी जागरूकता एवं क्रियाशीलता दिखाई पड़ रही है, जो समय की भी मांग है। मतलब आजकल अगर देखा जाए तो समय की मांग भी यही है कि वाटर हार्वेस्टिंग जैसी कुछ चीज़ें हो या इस प्रकार की विधियां हो। ठीक है, पेज टर्न करें, पेज नंबर है 67। ठीक है, फिर क्या हुआ, सालू ने पूछा, अंकल, खासकर पेयजल की कमी की समस्या न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है। पेयजल मतलब पीने के जल की समस्या। ठीक है, तो सालू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सालू, कि अंकल, ये समस्या जो पीने के जल की कमी की समस्या है, ये ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में, मतलब नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक गंभीर मतलब भयंकर रूप धारण करती जा रही है। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जल स्रोतों का मतलब क्या होता है, जल के जो संसाधन होते हैं जैसे कुआं, नदी वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या हैं, जल के स्रोत हैं।
तो इन स्रोतों के बंटवारों को लेकर भविष्य में मतलब आगे चलकर सारे युद्ध लड़े जाएंगे। हमारे देशों में भी विभिन्न राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, मतलब आए दिन झगड़े फसाद होते रहते हैं। जल को लेकर गली मोहल्ले में होने वाले झगड़े फसाद तो अब एक आम नज़ारा ही बन गए हैं। ठीक है। रजत अंकल बोले, तुमने ठीक कहा सालू, पेयजल की समस्या सचमुच विकट रूप धारण करती जा रही है, मतलब बहुत बड़ा रूप धारण करती जा रही है। अब तो जो सीलबंद बोतलों में बिकने वाला पानी, जो मिनरल वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहा है। उसमें भी कीटनाशकों के अवशेष, मतलब बचे हुए जो कीटाणु हैं वो मिले होते हैं। ठीक है। तो टिंकू बोला, अंकल जल के बिना तो जीवन की कल्पना मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, फिर भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कैसे बचेगा? भविष्य में मतलब आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन कैसे बचेगा? यदि जल की अभी इतनी समस्या आ रही है तो आगे क्या होगा? अब टिंकू का जवाब देते हुए अंकल बोले, सचमुच समस्या बहुत गंभीर है। जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिकता के आधार पर जल को दूसरा स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है दूसरा स्थान? क्योंकि फर्स्ट स्थान है किसका? हवा का। हवा के बिना जीवन कुछ पलों के लिए रह जाएगा। ठीक है। हवा के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। तो हवा के बिना जो जीवन है हमारा वो कुछ पलों के लिए है। और पानी के लिए मान लो हम कुछ घंटों तक जीवित रह सकते हैं। और भोजन के बिना हम कुछ दिनों तक रह जाएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि शुद्ध हवा और भोजन का मिलना क्या है? पर्याप्त, मतलब पूरी तरह जल की उपलब्धता पर ही निर्भर है। ये सब कभी संभव होंगे जब क्या होगा? जल होगा। जल से क्या होगा? जल से पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधों से क्या होगा? हमें हवा मिलेगी। ठीक है। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे ऑक्सीजन उतनी ही अधिक मात्रा में होगी। और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? हवा भी कहाँ से मिलेगी? ठीक है। तो ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है? जल की उपलब्धता पर निर्भर है। अब जल के अभाव में, मतलब जल के बिना किसी भी वनस्पति, मतलब किसी भी पेड़ पौधे, एक छोटे से घास का तिनका भी नहीं उगता। ठीक है। इनका उगना नामुमकिन है, मतलब बहुत मुश्किल है। इसलिए जलहीन, मतलब बिना पानी की धरती पर पेड़ पौधों के ना रहने से प्राणदायी, मतलब जिससे हमारे प्राण जीवित हैं, हवा यानी कि ऑक्सीजन के मिलने की संभावनाएं भी घटने लगती हैं। ऐसे में भोजन मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भोजन भी कहाँ से मिलेगा भाई? ठीक है। जल एक अमूल्य संसाधन है। क्या है? जल एक अमूल्य संसाधन है, मतलब अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। तभी तो प्रकृति ने पृथ्वी के लगभग 3/4, मतलब पृथ्वी के इतने भाग पर जल को भर दिया है। अतः जल के बिना ना तो पेड़ पौधों का और ना किसी अन्य जीव का जीवन संभव है। अगर हम जल को बचा नहीं पाए तो कुछ भी नहीं बच पाना कठिन होगा। यानी कि अगर जल नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है। यानी अगर जल है तभी हमारे आने वाला कल होगा। अगर जल नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब तक चुप बैठे जय ने अपना मुंह खोला। अंकल, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है? इंसान अगर अपने लिए समस्याएं पैदा करता है तो सोच विचार करके, विवेक मतलब बुद्धि द्वारा, देर सवेर मतलब देर से ही उनका समाधान ढूंढ ही निकालता है। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि इंसान अगर समस्याएं भी करता है ना तो उसका सॉल्यूशन भी पहले ही ढूंढ के रखता है। ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए तो यह समस्या संभव नहीं है। जंतुओं के लिए तो यह संभव नहीं है। फिर रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान का मतलब होता है जहाँ चारों ओर क्या हो? रेत ही रेत हो। रेगिस्तान में जहाँ पानी का मिलना सचमुच एक विकट समस्या है। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पानी का मिलना रेगिस्तान में। तो वहाँ पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं तथा वहाँ में बसने वाले जो जीव जंतु हैं अपनी पानी की समस्या को किस तरह से हल करते होंगे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जय ने पूछा। ठीक है। जय की बात सुनकर रमन श्रीवास्तव कुछ गंभीर होकर बोले। क्या बोले? तुमने विषय को बड़ा अच्छा मोड़ दिया है जय। चलो देखा जाए कि आज रेगिस्तान में वनस्पतियां और जीव जंतु अपनी जल की आवश्यकता को कैसे पूरी करते हैं। तुम जानते ही हो कि
रेतीली ज़मीन पर साधारण वनस्पतियाँ मतलब छोटी मोटी जो वनस्पतियाँ हैं उनका उगना बहुत कठिन है। तभी रेगिस्तान में ज़्यादातर कैक्टस जाति के पौधे पाए जाते हैं। कौन सी जाति के पौधे पाए जाते हैं ज़्यादातर राजस्थान में? कैक्टस जाति के। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं? कैक्टस जाति के। ठीक है, इन पौधों में पत्तियों के स्थान पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। क्या होते हैं इन पौधों पर? पत्तियों की पत्तियाँ तो होंगी ही नहीं, क्योंकि पानी नहीं है तो पत्तियाँ क्या होंगी। तो पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं। कांटों के कारण एक तो जीव जंतु इन पर आसानी से मुंह नहीं मारता। ठीक है, कोई भी जीव जंतु हुआ अगर पत्तियाँ नहीं होंगी तो उनको क्या खाएगा? ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? कांटे ही कांटे होते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं? मुंह भी नहीं मारते, मतलब खाते नहीं हैं उसको। दूसरे, तपते सूरज की किरणों को भी ये कांटे परिवर्तित करके लौटा देते हैं। इसका जो रिजल्ट मिलता है परिणाम स्वरूप बहुत कम ऊष्मा मतलब गर्मी, बहुत कम गर्मी ही इन पौधों के अंदर प्रवेश कर पाती है और इनके अंदर क्या होता है? नमी का स्तर ठीक बना रहता है। वैसे वनस्पतियों का यह मानना है कि आज से वनस्पतिविदों का मतलब जो वनस्पति के शोध करता है ना, उनका यह मानना है कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व इन पौधों में भी पत्ते मौजूद थे, परंतु धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द मतलब आसपास के जो भौगोलिक परिवेश है, जो भौगोलिक वातावरण है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रक्रिया में इन पत्तियों का स्थान किसने ले लिया? कांटों ने ले लिया। ठीक है, इसके बाद स्वाति ने पूछा, अंकल आपने रेतीली ज़मीन पर उगने वाली वनस्पतियों के बारे में तो बता दिया हमको, लेकिन जानवर आखिर रेगिस्तान में अपने लिए पानी की व्यवस्था कैसे करता है? ये तो हमें बताया ही नहीं है। इसके ऊपर अंकल बोले, मैं तो सोच रहा था कि इस चर्चा को अगली गोष्ठी मतलब अगली सभा के लिए टाल दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बच्चों से बच पाना इतना आसान नहीं है। चलो ठीक है, रेगिस्तान का जहाज़, ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज़। उसी से शुरू करता हूँ। तुमने सुना ही होगा कि ऊँट बिना पानी के 2-3 सप्ताह भी आसानी से रह सकता है। हाँ, बिल्कुल सुना है। दरअसल ऊँट की जो शारीरिक ऊष्मा द्वारा उसके जो कुबड़ होता है, उस कुबड़ से क्या होता है? वसा का दहन होता रहता है। ठीक है, मतलब उस कुबड़ में जो चर्बी होती है उसमें तो निरंतर थोड़ा बहुत ऊष्मा टाइप का पानी निकलता रहता है। तो इस दहन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया द्वारा ही ऊर्जा के साथ साथ पानी भी निकलता है। देखना, पानी भी निकलता है। इस तरह ऊँट की भोजन की जो आवश्यकता है वो भी पूरी होती है। एक और बात पर ध्यान देने योग्य है कि ऊँट के शरीर से पसीने या पेशाब के रूप में क्या नहीं निकलता? पानी भी। पेज टर्न करें। पानी की जो बर्बादी है वो भी कम होती है। ठीक है, यही कारण है कि कई हफ्तों तक ऊँट बिना पानी के रेगिस्तान में बड़े मज़े से रह सकता है। प्रकाश, जो अब तक चुपचाप बैठा था, वो सुन रहा था ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, उसने पूछा, अंकल ऊँट के अलावा भी कुछ अन्य रेगिस्तानी जंतु होंगे जिनको पानी की ज़रूरत चर्बी द्वारा पूरी होती होगी? हाँ, रमन अंकल बोले, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है प्रकाश। रेगिस्तान में एक किस्म का विशालकाय गिरगिट, विशालकाय मतलब बहुत बड़ी प्रजाति का, ठीक है, विशालकाय गिरगिट तथा भेड़ प्रजाति का एक जंतु भी पाया जाता है। इनकी चर्बी इनकी पूंछों में संचित रहती। ध्यान रखना, ये चर्बी क्या करती है? पानी को वाष्पित करके शरीर की आवश्यकता को पूरी करती है। ठीक है, तो इनकी पूंछों में क्या होता है? चर्बी संचित रहती है। बाहर पानी ना उपलब्ध होने पर यही चर्बी पानी में परिवर्तित होती रहती है, जिससे इन जंतुओं को पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। कहकर रमन अंकल रुक गए। बच्चे ध्यान से उनकी बातों को सुनने में लगे थे। अब आकाश ने पूछा, अंकल कुबड़ में जमा चर्बी के दहन मतलब चर्बी का नष्ट होना, तो दहन से पानी के प्राप्त होने की बात तो समझ में आ गई, पर क्या रेगिस्तानी जंतुओं के पास पानी की जरूरत को पूरा करने का कोई और भी उपाय मौजूद है? रमन अंकल खुश हुए। तुमने बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब बुद्धिमानी का प्रश्न किया है आकाश। रेगिस्तान में कंगारू चूहा नामक एक विचित्र प्राणी पाया जाता है। कैसा? कंगारू चूहा, चूहे जैसा लगता है बिल्कुल, और कंगारू जैसा भी लगता है। आप इस फोटो में देखो किस प्रकार से है। तो ये ऐसा विचित्र प्राणी पाया जाता है जो जल की कमी को बड़े ही विचित्र ढंग से पूरा करता है। छोटे छोटे बीज इकट्ठा कर
यह प्राणी उनको रेत में नीचे गाड़ देता है। ठीक है, जमीन के अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होती है उसे सोखकर ये बीज क्या करते हैं, फूल जाते हैं और इन बीजों को कंगारू चूहा खोदकर खा जाता है। इससे क्या होता है, उसकी भूख भी मिट जाती है और उसकी प्यास भी मिट जाती। ठीक है, दरअसल बीज जमीन के अंदर से जो नमी है उसको सोखते हैं, उसी से ही कंगारू चूहे क्या करते हैं, पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाए जाने वाले एक विशालकाय गिरगिट के बारे में बताऊंगा जो पानी की ज़रूरत को बड़े ही अजब ढंग से पूरी करते हैं। इस गिरगिट के शरीर पर बड़े बड़े नुकीले सख्त कांटों का सा जाल बिछा होता है। कांटों के बीच बीच में बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, मतलब छेद होते हैं। इन छेदों से होकर ही बारिश आदि का जो पानी है वो गिरगिट के शरीर में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। यह सारा पानी गिरगिट के शरीर के अंदर मौजूद एक नली से गुजरकर उसके मुंह के पास स्थित दो थैलियाँ होती हैं, घड़े जैसी, क्या होती हैं, दो थैलियाँ, इन थैलियों में इकट्ठा होता रहता है। ये थैलियाँ ही क्या करते हैं, गिरगिट के लिए एक थर्मस का काम करती हैं। हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो क्या ले जाते हैं, थर्मस या फिर बोतल लेके जाते हैं। उसी प्रकार ये क्या करती हैं, ये थैलियाँ एक थर्मस का काम करती है। ठीक है, इस गिरगिट के लिए। अब थर्मस का काम कैसे करती है, प्यास लगने पर गिरगिट इन्हीं थैलियों से संकुचित, मतलब इसमें जो जल इकट्ठा रहता है जिससे पानी सीधा उसके मुंह में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, संजीव ने पूछा, अंकल इस गिरगिट के पास तो बड़ी मज़ेदार व्यवस्था होती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तो उसके ये दोनों थर्मस खाली हो जाएंगे, ऐसे में क्या होगा। अंकल ने जवाब दिया कि इसका इंतजाम, मतलब इसकी व्यवस्था भी गिरगिट के पास होती है। नकल स्थान, जिसको हम मरुस्थान बोलते हैं, जहाँ वनस्पति नहीं होती। ठीक है, तो नकल स्थान में किसी पानी के चश्मे, मतलब झरने में यह गिरगिट कुछ देर तक कलाबाजी खाता है, मतलब अपने शारीरिक करतब दिखाता है, शारीरिक खेल करता है उसमें। ठीक है, तो इधर उधर पलटता रहता है। तो एक दो डुबकी लेने से ही इसके शरीर में कांटों के बीच के बने जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से पानी घुसकर इसकी थैलियों को दोबारा भर देता है। तुम पूछ सकते हो अगर बारिश नहीं हुई तो नकल स्थान मतलब मरुस्थान की खोज पेज टर्न करने बहुत दिनों तक गिरगिट से ना हो पाई तो क्या वे बिना पानी के यूं ही प्यासा मर जाएगा। नहीं, प्रकृति ने गिरगिट के लिए इसका भी इंतजाम कर रखा है। तुम शायद जानते होंगे कि रात को रेगिस्तान में बहुत ठंड पड़ती है। हाँ, हमें पता है। इससे गिरगिट के शरीर पर उगे कांटों के अगले नुकीले हिस्से एकदम बर्फ से क्या हो जाते हैं, बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो रेगिस्तान की वायु इन कांटों के संपर्क में आती है। ठीक है, तो जो संपर्क में वायु आती है इन कांटों के, वो क्या बन जाती है, ओस बन जाती है। हमने देखा होगा कि सुबह सुबह घास पर देखना, कहीं किसी भी जगह पर देखना, ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये ओस के कण क्या होते हैं, कांटों से लुढ़क कर उन छिद्रों, जो गड्ढे होते हैं, जो छेद होते हैं, कांटों से लुढ़क कर उन छिद्रों के जरिए फिर गिरगिट की थैलियों में धीरे धीरे जा पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्यों क्यों है ना पानों की जरूरत पूरी करने का वैज्ञानिक तरीका गिरगिट के पास। टिंकू बोला, हाँ अंकल, पानी की ज़रूरत को पूरा करने का गिरगिट का इंतजाम सचमुच पूरी तरह से क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग से। आज आपने बड़ी मज़ेदार जानकारी हम सबको दी। हम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करेंगे, मतलब बांटेंगे। यह बात सुनकर अभिभूत हो उठे रमन श्रीवास्तव बोले, अभिभूत मतलब प्रसन्न हो उठे रमन श्रीवास्तव बोले, तुम सब पर मुझे गर्व है, मतलब आप सब पर मुझे प्राउड है। अगली गोष्ठी मतलब अगली सभा 1 महीने बाद होगी, क्योंकि एक विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, अमेरिका जाना पड़ रहा है। तब तक के लिए विदा, और तुम सबको मेरी सबको शुभकामनाएं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।